हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता है अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व कर रहे थे। उसमें हम लोगों ने 25 रीजनिंग का क्वेश्चन कर लिया है। रीजनिंग का 25 क्वेश्चन कर लिया। आज हम लोग 25 क्वेश्चन करेंगे। किसका? जीएस का पहले करेंगे। पहले जीएस का करेंगे, इसके बाद से जो मैथ का क्वेश्चन आया हुआ था वो करेंगे। ठीक है ना? बहुत ही आसान जीएस आता है, आप लोग देखेंगे तो पता चल जाएगा। ठीक है ना? इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आप ही लोगों का फ़ायदा होगा, क्योंकि आप लोगों को पता चल जाएगा किस टाइप का क्वेश्चन आता है, क्या क्या पढ़ना होगा, कैसी कैसी तैयारियां करनी पड़ेंगी। ठीक है ना? ये देखिए, पहला क्वेश्चन हिस्ट्री से। हिस्ट्री का एकदम एंशिएंट हिस्ट्री से उठाया है। एंशिएंट हिस्ट्री से, एंशिएंट हिस्ट्री भी आपको यानी पढ़ना पड़ेगा हल्का फुल्का, बहुत ज़्यादा गहराई में नहीं, लेकिन हल्का फुल्का अच्छा खासा जो आता है। जैसे ये बुद्धा से रिलेटेड क्वेश्चन है, बुद्धा, जैना, गुप्ता पीरियड, ये सारे 2-4 पीरियड्स हैं, उन सबको अच्छे से देख लीजिएगा, इससे ज़्यादा क्वेश्चन बनता है। गुप्ता पीरियड इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस समय टेम्पल बना था, और आप लोगों में टॉपिक है आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड टॉपिक आप लोगों में है, तो ये देखना जरूरी हो जाएगा। ठीक है ना? चलिए देखते हैं पहले 26 नंबर का क्वेश्चन। कह रहा है इज ऑल्सो नोन एज लाइट ऑफ एशिया। किसको लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है? ये कहा जाता है हमारे बुद्ध भगवान जी को। बुद्ध भगवान को लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। लाइट ऑफ इंडिया नहीं, लाइट ऑफ एशिया। पूरे एशिया में इनका उस समय वर्चस्व था, समझ लीजिए। इंडिया, चाइना, नेपाल, भूटान, सारे देशों में उस समय बुद्धिस्ट बहुत फेमस थे, इसलिए इनको लाइट ऑफ एशिया अभी भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंडोक्राइन ग्लैंड। इंडोक्राइन ग्लैंड वो होते हैं जो शरीर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है ना? और ये काफ़ी अच्छे खासे फंक्शन करते हैं। ठीक है ना? तो इंडोक्राइन ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड भी इंडोक्राइन ग्लैंड है। सेलिवरी ग्लैंड ये नहीं है। थाइमस ग्लैंड इंडोक्राइन ग्लैंड है, और एड्रिनल ग्लैंड ये भी इंडोक्राइन ग्लैंड है। ये शरीर के अंदर होते हैं और शरीर के वेरियस फंक्शन को कंट्रोल करते हैं। ठीक है ना? तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। लेकिन जो ये सेलिवरी ग्लैंड है ये इंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। सेलिवरी ग्लैंड आप लोगों के डाइजेस्टिव सिस्टम में आएगा। ठीक है ना? डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड पूरा का पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम मेरे चैनल पे एक्सप्लेन्ड है, जाके एक बार देख लीजिएगा, पूरा का पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना? सारा का सारा। मेरे चैनल का नाम वैसे आप लोग जान लीजिए, गोलू ट्यूटर है, नीचे लिखा दिख रहा होगा। इसे क्या कर दीजिएगा, प्लीज़ आप सभी लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी बजा दीजिएगा, ताकि सारे के सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। ठीक है ना? तो जो सेलिवरी ग्लैंड वो क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है, ये एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है। ठीक है ना? बाकी ये जो है पीनियल, थाइमस, एड्रिनल ग्लैंड, ये सब क्या है, इंडोक्राइन ग्लैंड है। इसमें पेनक्रियास भी आता है, और भी 2-4 ग्लैंड है, जिसके बारे में हम लोग बाद में डिटेल में कवर करेंगे। अभी पढ़ने के लिए समय नहीं बचेगा, अभी सिर्फ क्वेश्चन देखिए क्या क्या आया हुआ था और क्या क्या पढ़ना है। ये मेनली क्वेश्चन है साइंस से, आपके साइंस के बायोलॉजी से। ठीक है ना? तो बायोलॉजी को बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है ना? बायोलॉजी की एक एक गहराई में जाइएगा, जो जो मिले सब अच्छे से पढ़ डालिएगा। इंडोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड, और इसमें देख लीजिए डाइजेस्टिव सिस्टम का भी एक पार्ट दे रखा है, तो ये भी पढ़ना पड़ेगा। 9th और 10th का जो साइंस का बुक आता है ना, उसमें बायोलॉजी का जितना पोर्शन दिया है सब पढ़ डालिएगा। क्लास 9th एंड 10th एनसीईआरटी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और ये जो ऊपर का क्वेश्चन जो आया बुद्धा से, ये मेरे चैनल पर ढेर सारे क्वेश्चन अवेलेबल है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हर चीज़ के देख लीजिएगा, उसमें तो बहुत सारे क्वेश्चन उसी में से आपको मिल जाएंगे। ये देखिए करंट का क्वेश्चन, उस टाइम रिलीज हुआ होगा। 2019 का पेपर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, तो 2020 का ये बुक उस समय रिलीज आया होगा। इंडिया 2020 किसने लिखा है, तो ये उस समय के एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा लिखा गया था। ठीक है ना? क्या, इंडिया 2020 याद रखिएगा। अब ये श्रीलंका वार कब ख़त्म हुआ था, ये पूछ रहा है। सिविल वार इन श्रीलंका कब ख़त्म हुआ, मतलब सिविल वार मेनली सिविल वार किसके बीच में चल रहा है, वहाँ जो संगलीज जो रहते हैं, जो वहाँ के ओरिजिनल निवासी है, प्लस तमिल्स, इन दोनों का वहाँ पे वर्चस्व है। दोनों लोग आपस में लड़ते रहते हैं, ये सिविल वार होता है। सिविल वार कहने का मतलब है कि जब देश के अंदर के लोग खुद आपस में लड़ने लगे तो वो सिविल वार कहलाता है। ठीक है ना? तो सिविल वार श्रीलंका में कब ख़त्म हुआ, ये हम लोग ख़त्म हुआ था 2009 में। ठीक है ना? ज़्यादा नहीं, 10 साल पहले हुआ था। देखिए 2019 में पेपर हुआ था ना, 10 साल पहले का उठाया है। ठीक है ना? तो करंट भी ऐसे ही बनाता है। ठीक है ना? अगर करंट नहीं बनाएगा तो 10 साल, 20 साल, 25 साल, 50 साल पहले वाला इवेंट उठा के डाल देता है। ठीक है? अगला क्वेश्चन अब देखिए, ये मेनली किससे था, ये भी करंट से है, ये करंट से समझ लीजिए, करंट का ही क्वेश्चन है। अगला क्या है,
द फेमस क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ तमिलनाडु इज। अब तमिलनाडु का फेमस डांस फॉर्म पूछ रहा है, ठीक है ना। तमिलनाडु का फेमस डांस फॉर्म इसमें से कौन सा है, तो इसमें से है भरतनाट्यम। ये वहाँ का क्लासिकल डांस फॉर्म है, क्लासिकल डांस फॉर्म है। ऐसे 7 जगहों का है, 7 जगह का 7 क्लासिकल फॉर्म है। जैसे मणिपुर का मणिपुर है, मणिपुरी है, आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी है, ये सारे बहुत सारे डांस फॉर्म हैं। वैसे ही तमिलनाडु का भी ये डांस फॉर्म कौन सा है, भरतनाट्यम है, वहाँ का क्लासिकल डांस फॉर्म। तो आपको ये सारी चीज़ें भी पढ़ना पड़ेगा, ये आपके आर्ट एंड कल्चर के अंदर है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भी आप लोग एक बार देख के पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। भरतनाट्यम तमिलनाडु का क्लासिकल डांस फॉर्म है। अगला क्वेश्चन कह रहा है जीडीपी के हिसाब से इंडिया का वर्ल्ड में कौन सा स्थान है। जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है ना। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी देश के अंदर जितना प्रोडक्शन होगा उसको ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहा जाता है, ठीक। और ये इंडिया का इसमें कौन सा स्थान है, इंडिया का इसके हिसाब से 7वें नंबर पे है, 7th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। इसके ऊपर भी 6 लोग हैं। पहले नंबर पे यूएसए है एज यूजुअल, ठीक है, पहले नंबर पे यूएसए है। तो ये जीडीपी के हिसाब से 7वें नंबर पे होता है। एक और होता है पीपीपी के हिसाब से पूछने का चांस ज़्यादा बनता है इस साल। क्यों, क्योंकि पीपीपी के हिसाब से इंडिया 3रे स्थान पे, मात्र 2 कंट्रीज के ऊपर है, चाइना और यूएसए। 3रे नंबर पे इंडिया का आता है। पीपीपी के हिसाब से इंडिया 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी है पूरे वर्ल्ड में। अगला क्वेश्चन जीएसटी का फुल फॉर्म पूछ रहा है भैया, जिसको ना याद हो समझ लो उनका नहीं हो पाएगा। जीएसटी का फुल फॉर्म गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। याद कर लीजिएगा, कहीं से भी जितने फुल फॉर्म मिले आप लोगों को सब रट डालिएगा, कुछ भी मत छोड़िएगा। और ये इकोनॉमी से क्वेश्चन है आपका, ये जीडीपी वाला है। इकोनॉमी से रिलेटेड जो भी न्यूज में आए सब एक बार देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन डीएनए, फिर बायोलॉजी ले आया, दिख रहा है ना। बायोलॉजी का कितना आसान क्वेश्चन। डीएनए का फुल फॉर्म पूछ रहा है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ये दिख रहा है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ये होता है डीएनए का फुल फॉर्म। फिर एक आरएनए होता है, आरएनए का फुल फॉर्म इसका आधा होता है। ये डीऑक्सी उड़ा दीजिए, राइबोन्यूक्लिक एसिड, ये आरएनए का फुल फॉर्म हो जाता है, ठीक है ना। याद रहेगा ना डीएनए और आरएनए का फुल फॉर्म। ऐसे ढेर सारे फुल फॉर्म जो आपके बायोलॉजी में मिले वो भी देख लीजिएगा एक बार। अगला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन कॉन्स्ट्रक्ट इंडियन डेमोक्रेसी के हिसाब से कौन सा लाइन इसमें से सही है, ये पूछ रहा है। तो इंडियन डेमोक्रेसी में क्या करता है, देखिए पहले स्टेटमेंट पढ़ लीजिएगा। पहला कह रहा है अलाउ पीपुल टू चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव, मतलब लोगों को अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनने का मौका मिलता है, यानी वोट देने का मौका मिलता है। उस इंडियन डेमोक्रेसी के लिए सही है, तो ये तो एकदम सही बात है, ठीक है। अगला आता है अलाउ पीपल टू टेक ओवर द कंट्री इन केस ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी। फाइनेंशियल इमरजेंसी आ गया तो इसके बारे में जान लीजिए, ये आर्टिकल 360 में है। 360 नंबर आर्टिकल में फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात की गई। इसमें क्या होता है ना कि अगर फाइनेंस की इधर उधर कुछ दिक्कत आ जाती है तो उस समय फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा दिया जाता है। और ये भी बात जान लीजिए, आज तक इंडिया में एक बार भी फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगा है, एक बार भी फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगा है, ठीक है। तो कह रहा है पीपुल मतलब टेक ओवर कर जाते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी के टाइम पे, ऐसा कुछ नहीं है। इस समय भी प्रेसिडेंट गवर्नमेंट ही काम करती है, तो ये ऑप्शन एकदम गलत है। तीसरा कह रहा है सी ऑप्शन यहाँ से है, देखिएगा गलती हो गया है। कमांड पीपुल टू पे टैक्सेस ऑन फॉर पिलग्रिमेज। पिलग्रिमेज मतलब होता है किसी धार्मिक प्लेस पे जाएं, वहाँ के लिए आपको टैक्स देना पड़े, ये भी नहीं है। अलाउ द मिलिट्री टू रूल द कंट्री, ये भी गलत है। मिलिट्री को कभी नहीं अलाउ किया जा सकता है कि कंट्री पे रूल करिए। बस पहला ऑप्शन इंडियन डेमोक्रेसी के हिसाब से सही है, लोगों को वोट करने का मौका दिया जाता है। वोट से रिलेटेड एक और चीज़ है, 62वें अमेंडमेंट एक्ट से राइट टू वोट 21 से 18 किया गया था। राइट टू वोट का जो एज था ना, पहले 20 ईयर हुआ करता था, फिर ये 62वें अमेंडमेंट एक्ट के बाद से कब कर दिया गया इसको, 18 साल, ठीक है। तो याद रखिएगा 62nd अमेंडमेंट एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन इन विच ऑफ द फॉलोइंग लोकेशन 1920, देखिए इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 में बना था, ठीक है। आईएनसी बना था कब, 1885 में एओ ह्यूम द्वारा बनाया गया था, ये भी जान लीजिए।
AOU, ठीक है ना। इसका हर साल मीटिंग होता था। तो सबसे पहले मीटिंग हुआ था बॉम्बे में, मतलब इसका एक हर साल सेशन हुआ करता था। तो सबसे पहला सेशन बॉम्बे में हुआ था। कब हुआ था? 1885 में, ठीक है ना। तो वैसे ही हर साल जब सेशन हुआ करता था, मेनली ये दिसंबर में बना था, तो सेशन इसका दिसंबर में ही हुआ करता था, ठीक है ना। तो कह रहा है दिसंबर 1920 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन कौन सी जगह पे हुआ था? 1990 में। 1885 के बाद 1990 आया होगा ना, तो उस समय इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो सेशन हुआ था वो किस जगह पे हुआ था? ये हुआ था आपके नागपुर में, याद रखिएगा। 1920 का सेशन नागपुर में हुआ था। अगला कह रहा विच कौन है इसमें से स्मॉलेस्ट स्टेट, सबसे छोटा स्टेट कौन सा है, ये पूछ रहा है। दिख रहा है? तो सबसे छोटा स्टेट कौन सा है? सबको पता होगा, गोवा है। गोवा पोर्चुगल के अंदर था, पोर्चुगीज के अंदर था। ये भी बात आपको पता होना चाहिए कि इस पे कब्जा पोर्चुगीज का था, और सबसे लेट में आज़ाद यही हुआ था, ठीक है। सबसे लेट में आज़ाद गोवा ही हुआ था, 1954 के करीब में ही हुआ था, ठीक। आइए चलिए चलते हैं, इसको आगे देखते हैं। अगला कह रहा है पेट्रा ड्यूरा। पेट्रा ड्यूरा, द इनलेट टेक्निक ऑफ आर्किटेक्चर कैन बी फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग मोन्यूमेंट। मतलब ये मेनली ये सजावट के लिए मंदिर मस्जिदों में इस्तेमाल किया जाता है, मॉस्क में या मस्जिद में सजावट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दीवारों में एकदम मस्त डिजाइन बनाया दिया जाता है, उसको बोला जाता है पेट्रा ड्यूरा। तो कह रहा है किस मोन्यूमेंट में ये सबसे ज़्यादा पाया गया है? तो ये है आपका ताजमहल में। ताजमहल, जब आगरा के ताजमहल में आप लोग जाएंगे, ताजमहल कहाँ ये भी पूछ सकता है, आगरा में, यूपी में, ठीक। तो ताजमहल जब आप लोग जाएंगे तो वहाँ ढेर सारा आप लोग दीवारों पे डिजाइन दिखेगा, उसी को पेट्रा ड्यूरा बोलते हैं। तो पेट्रा ड्यूरा कहाँ पे है? आगरा के ताजमहल में। अगला कह रहा है कौन सा बर्ड पीस यानी शांति की सिंबल है? कौन से बर्ड को शांति का सिंबल बोला जाता है? तो ये है अपना डोव बर्ड, ठीक है, याद रखिएगा, डोव बर्ड को शांति का सिंबल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, किस मेजर बेल्ट में आयरन ओर सबसे अधिक पाया जाता है? ठीक है ना, किस मेजर बेल्ट में मेजर आयरन ओर बेल्ट है, ठीक है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए आयरन सबसे ज़्यादा कहाँ मिलता है? झारखंड साइड में मिलता है, वहीं पर उसके ढेर सारे खदान हैं। झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, ये सारे जगहों पे सबसे ज़्यादा आयरन मिलता है, ठीक है ना। इंडिया का आयरन एरिया यही सारे हैं, ठीक है ना। तो इसी वाले बेल्ट में मेजर आयरन बेल्ट होगा। तो ये वाला बेल्ट इधर ढूंढ डालिए, ये है उड़ीसा झारखंड बेल्ट, दिख रहा है? उड़ीसा झारखंड बेल्ट में ये सबसे ज़्यादा आयरन ओर पाया जाता है। ये आपका ज्योग्राफी से क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो ज्योग्राफी को भी आपको अच्छे से देखना पड़ेगा, इसके भी ढेर सारे क्वेश्चन मेरे चैनल पे पड़े होंगे, ढेर सारे थियरी, ये सारी चीज़ें सब कुछ पढ़ा है मेरे चैनल पे, जाके एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। और साथ ही साथ अब तक जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन भी बजा दीजिए, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला कह रहा है प्राइमरी सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। इसमें से कौन सा प्राइमरी सेक्टर है इंडियन इकोनॉमी का? तो प्राइमरी सेक्टर में मेनली आता है आपका एग्रीकल्चर और एलाइड एक्टिविटीज। एलाइड एक्टिविटी मतलब पशुपालन, मधुपालन, ये सारी चीज़ें जितना होता है वो एलाइड एक्टिविटीज के अंदर आता है। जितना कल्चर है, पीसी कल्चर, ढेर सारे कल्चर आप लोगों ने पढ़ा होगा ना, वो सारे के सारे एलाइड एक्टिविटी में आता है और ये प्राइमरी सेक्टर कहलाता है। 3 तरह के सेक्टर होते हैं, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। ये इकोनॉमी का क्वेश्चन है। 3 तरह का, एक होता है सेकेंडरी या इंडस्ट्री सेक्टर भी इसको बोलते हैं, इसमें मेनली इंडस्ट्रियों की बात की जाती है। तीसरा होता है टर्शियरी सेक्टर, टर्शियरी या सर्विस सेक्टर भी इसको बोलते हैं। इसमें जितने सर्विसेज होते हैं जैसे एजुकेशन, हॉस्पिटल, उसमें जितने लोग यूज होते हैं सब, ये सारी चीज़ें टर्शियरी सेक्टर में आता है। टोटल 3 तरह के सेक्टर हैं। तो ये प्राइमरी सेक्टर में इसमें से कौन सा आता है? इसमें से प्राइमरी सेक्टर में आता है आपका एग्रीकल्चर। बैंकिंग भी जो है आपका सर्विस सेक्टर है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी सर्विस सेक्टर है, जुडिशियरी भी सर्विस सेक्टर, ये सारे के सारे सर्विस सेक्टर में ही है। अगर इंडस्ट्री की बात किया जाएगा तभी वो सेकेंडरी सेक्टर में आएगा, ठीक। इंडस्ट्री, लेबर, ये सारी चीज़ें सेकेंडरी सेक्टर में आते हैं। अगला कह रहा है जीन जैक रूसो। जीन जैक रूसो ये क्या थे? रूसो जब आप लोग पढ़ेंगे वो सोशियोलॉजी जब पढ़ेंगे तो उसमें आपको रूसो के बारे में बताया जाएगा। ये एक फिलासफर थे। क्या थे?
फिलासफर, ये फिलासफी देते थे, ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए, ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए, ये सारी चीज़ें जो लोग कहते नहीं है फिलासफी मत झाड़ा, तो बस ये रूसो भी वही काम करते थे, बस फिलासफी देते थे, तो फिलासफर थे। अगला, द केमिकल नेम ऑफ टेबल साल्ट। टेबल साल्ट जो हम लोग खाते हैं उसका केमिकल फार्मूला क्या है? सबको पता होगा, उसका केमिकल फार्मूला NaCl है। इसको बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। Na सोडियम का रासायनिक सूत्र है और Cl क्लोरीन का है, तो इसको पूरा मिला कर पढ़ेंगे एक में सोडियम क्लोराइड। ठीक है, सोडियम क्लोराइड, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो टेबल साल्ट का क्या है? सोडियम क्लोराइड केमिकल नेम। अगला कह रहा है लॉन्गेस्ट बोन। लॉन्गेस्ट बोन हमारे शरीर में कौन सा है? तो सबसे लॉन्गेस्ट बोन हमारे शरीर में है फीमर। फीमर कहाँ की हड्डी कहलाता है? जांग की हड्डी, सुना है ना, वही फीमर कहलाता है। पैरों के ऊपर जो जांग जो होता है, जांग की हड्डी को फीमर कहा जाता है, वही सबसे लंबी हड्डी होती है। और सबसे छोटी हड्डी हम लोगों के कान के अंदर पाई जाती है, ईयर के अंदर, इसको वो होता है स्टेपीज। ये सबसे छोटी हड्डी है। ठीक है, बाकी जांग की हड्डी के सबसे बड़ी हड्डी है, इसको फीमर बोलते हैं। अब कह रहा है सोवियत यूनियन। सोवियत यूनियन रसिया जो है, जिसको अभी रसिया में, जैसे सोवियत यूनियन क्या हुआ था, कोल्ड वार चला, कोल्ड वार चला था, फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद और 1990 तक कोल्ड वार चलता रहा। कोल्ड वार किसके किसके बीच में चला? सोवियत यूनियन एंड USA के बीच में। ठीक है, अब कोल्ड वार ख़त्म होते ही 1991 में क्या हुआ? सोवियत यूनियन बट गया कई सारे देशों में, करीब 12-13 देशों में बटा था। तो उसमें एक सबसे मेजर जो कंट्री बना था वो था रसिया। इसके बाद भी 10-12 कंट्री और थे जो इससे डिसइंटीग्रेट होके बने थे। ठीक है ना, पहले सोवियत यूनियन बहुत बड़ा हुआ करता था, अभी भी सबसे बड़ा है, लेकिन इसमें से ये नीचे का ये पोर्शन काफ़ी सारा कट चुका है। चाइना के ऊपर वाला जितना पोर्शन था वो सब किस में था? सोवियत यूनियन में था। 1991 में क्या हुआ? ब्रोक हो गया और ये कई सारे देशों में बट गया। उसमें अभी भी सबसे बड़ा देश रसिया है। ठीक है, तो कब बटा था यही पूछ रहा है। ये बटा था हमारा 1991, इसके बाद से कोल्ड वार ख़त्म हो गया था। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है वो कौन सी इंडियन वुमेन थी जो इंग्लिश चैनल को क्रॉस करी थी? इंग्लिश चैनल है एक, उसको सबसे पहले किस इंडियन वुमेन ने क्रॉस किया था? तो ये हमारे आरती शाह ने सबसे पहले क्रॉस करा था, उस समय न्यूज़ में रही होंगी, इसलिए ये आया था। अगला क्वेश्चन, लवानी या लावनी जो भी आप पढ़ लीजिए, ये फोक डांस कौन से एरिया का है, कौन से जगह का फोक डांस है? ये फोक डांस है राजस्थान का। ठीक है, जैसे कि आप लोग जानते हैं भांगड़ा है कहाँ का? भांगड़ा सुने होंगे ना, भांगड़ा है पंजाब का। वैसे गुजरात का वो होता है डांडिया गुजरात का होता है ना, डांडिया है गुजरात का। उसी तरह से लावनी कहाँ का है? लावनी जो है वो है राजस्थान का। ठीक है ना, याद रहेगा ना। तो ऐसे ही जितने मतलब अपने प्रदेश के जितने जिस टाइप के डांस हो, जो भी वहाँ की बोलचाल की भाषा हो, जो भी उनकी संस्कृति हो, ये सारी चीज़ आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक 2-3 क्वेश्चन मिल चुका है इससे। ठीक है ना, और ये अच्छे से देख लीजिएगा। तो लावनी कहाँ का फोक डांस है? राजस्थान का। अगला कह रहा है ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट इन द लीव। पत्तियों का रंग हरा होता है। ठीक है ना, ये पता है होता है हरा। अब वो क्यों होता है? क्योंकि उस पर ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट होता है। उस ग्रीन पिगमेंट को क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल की वजह से पत्तियाँ हरी होती हैं, तो क्लोरोफिल याद रखिएगा आप लोग। और ये मेनली साइंस का है, तो आप लोग साइंस की बुक को एकदम चाट जाइएगा, क्योंकि 4-5 क्वेश्चन वहीं से आना है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ सब, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों मिला के। ठीक है ना, 25 में से करीब 10% नहीं 25% क्वेश्चन साइंस से ही आएगा। तो आप लोग इसको अच्छे से चाट जाइएगा। क्लास 9-10 का NCERT जरूर देख लीजिएगा। अगर अच्छे नंबर लाना है तो, नहीं लाना है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगला कह रहा है द अटैक बाय थर्ड स्टेट द्वारा अटैक हुआ था कहाँ पे? पैलेस्टीन बेस्टाइल प्रिजन पे। ठीक है ना, ये किस रिवॉल्यूशन को जगाया था ये पूछ रहा है। जैसे बैलेस्टाइन प्रिजन पे थर्ड स्टेट द्वारा अटैक किया गया था, तो ये किस रिवॉल्यूशन का कारण बना था? ये बना था फ्रेंच रिवॉल्यूशन का कारण बना था, फ्रेंच रिवॉल्यूशन। ठीक है ना, ये वर्ल्ड हिस्ट्री का टॉपिक है। तो हिस्ट्री में सिर्फ एंशिएंट, मीडिएवल और मॉडर्न ही नहीं होता है, वर्ल्ड हिस्ट्री भी होता है। ठीक है ना, जिसमें वर्ल्ड वार के बारे में है,
वर्ल्ड वार्स, 2 वर्ल्ड वार हुआ था ना, 1914 से 1918 के बीच में एक हुआ था, और एक हुआ था 1937 से 45 तक, 42-43 तक हुआ था, ठीक है ना। 2 वर्ल्ड वार हो चुके हैं अब तक, ठीक है ना। इसी के बाद से इंडिया को आज़ादी मिली थी, ये सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद से इंडिया को आज़ादी मिल गई थी। इसमें कोल्ड वार के बारे में है, रशियन रिवोल्यूशन, फ्रेंच रिवोल्यूशन, अमेरिकन रिवोल्यूशन, सारे के सारे रिवोल्यूशन इसमें आते हैं। तो ये वर्ल्ड हिस्ट्री के टॉपिक से आपका क्वेश्चन पूछा हुआ है, किस रिवोल्यूशन के लिए हुआ था, तो ये फ्रेंच रिवोल्यूशन को जगाया था। थर्ड स्टेट अटैक ऑन बेस्टाइल प्रिजन। अगला कह रहा है इज द फर्स्ट इंडियन फीमेल टू विन सिल्वर इन ओलंपिक। वो इंडिया की पहली फीमेल प्लेयर कौन है जिन्होंने सिल्वर जीता था, किसमें, ओलंपिक में सिल्वर जीता था। तो ये थी हमारी पीवी सिंधु, ठीक है ना। पीवी सिंधु का नाम याद रखिएगा, ये ओलंपिक में पहली सिल्वर लेके आई थी। अगला कह रहा है रिवर नर्मदा, रिवर जो है नर्मदा रिवर है, वो मध्य प्रदेश से राइज होता है, तो सबको पता है मध्य प्रदेश से राइज होता है। तो कह रहा है मध्य प्रदेश में कौन से जगह से राइज होता है, तो ये है अमरकंटक हिल से राइज होता है, याद रखिएगा। इसका ओरिजिन स्थल है अमरकंटक हिल। तो अमरकंटक हिल के मध्य प्रदेश से निकल के यही एक रिवर है, यही एक रिवर है, सिर्फ एक रिवर नहीं है, और भी सारे, नर्मदा, तापी है, ये दोनों ऐसी रिवर हैं जो वेस्ट फ्लोइंग हैं, ठीक है ना, वेस्ट की तरफ मूव करती हैं। बाकी ढेर सारी नदियां हैं जो सिर्फ ईस्ट की तरफ मूव करती हैं और जाके कहाँ गिरती हैं, बे ऑफ बंगाल में जाके गिरती हैं। जैसे ये अगर इंडिया का मैप हुआ तो इधर बे ऑफ बंगाल है, इधर अरेबियन सी है। तो ये क्वेश्चन बहुत बारी पूछा है कि वो कौन कौन सी वेस्ट फ्लोइंग रिवर हैं, इसमें से 4 ऑप्शन दे देगा तो वेस्ट फ्लोइंग रिवर पूछेगा तो 2 ही मेन हैं, नर्मदा और ताप्ती, ठीक है, नर्मदा और ताप्ती। और जो ईस्ट फ्लोइंग रिवर तो ढेर सारी हैं, ठीक है, गंगा भी इधर ही आती है, ब्रह्मपुत्रा भी इधर ही आती है, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, सारी की सारी जितनी मेजर रिवर हैं सब की सब ईस्ट फ्लोइंग है। बस 2 ही ऐसी नदियां हैं, नर्मदा और ताप्ती, जो कि वेस्ट फ्लोइंग और अरेबियन सी में जाके गिरती हैं, ठीक है ना। तो इसी में नर्मदा के बारे में पूछा है कि नर्मदा कौन से जगह से ओरिजिन करती है, तो ये अमरकंटक हिल से ओरिजिन करती है, याद रहेगा ना। बस आज के 25 क्वेश्चन हम लोगों ने जीएस का कर लिया, जीएस जीके का जितना था, जीएस जीके का 25 क्वेश्चन कर लिया। इसका रिजल्ट क्या निकला, रिजल्ट यही निकला है कि आप लोगों को अच्छे से पहले पढ़ना पड़ेगा साइंस के बाद दूसरे नंबर पर पढ़ना पड़ेगा इंडिया का आर्ट एंड कल्चर, ठीक है ना। फिर उसके बाद से पढ़ना पड़ेगा कुछ हिस्ट्री के बाद से जियोग्राफी सबसे ज़रूरी, जियोग्राफी आपको बहुत गहराई से जाकर पढ़ना पड़ेगा। साइंस अच्छे से पढ़ लीजिएगा और आर्ट एंड कल्चर भी थोड़ा बहुत देख लीजिएगा, और जियोग्राफी अच्छे से पढ़ लीजिएगा, साथ में थोड़ा बहुत पॉलिटी और इकोनॉमी का, पॉलिटी एंड इकोनॉमी भी थोड़ा बहुत देख लीजिएगा। अब बाकी करंट न्यूज़ के लिए 4 महीने का करंट अफेयर ज़रूर देखिएगा, 4 मंथ का करंट अफेयर जितना आप लोग अच्छे से पढ़ सकते हैं पढ़ लीजिएगा। ज़रूर से ज़रूर 3-4 क्वेश्चन इसी में से आएगा। नहीं पढ़ पाइएगा तो मेरे चैनल पर पिछले 4 महीने का करंट अफेयर पढ़ा है, वहाँ से जाके देख लीजिएगा, पिछले 4 महीने का पढ़ा हुआ है, ठीक है ना। बहुत कुछ उस पर है, खोल के एक बार ज़रूर चेक करिएगा, आप लोगों का ही फ़ायदा होगा। और जो भी लोग खोलिएगा उसे प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी बजा दीजिएगा। बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।